हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। मेरा नाम कौशल कुमार है। मैं आप लोग को इस चैनल पर फिजिक्स एवं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन को आगे पहले हमने 2 लेक्चर देख रखा है, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा होगा लेक्चर का पार्ट कार्बन की बहुमुखी प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में हम पहले स्टार्ट करेंगे। कार्बन की बहुमुखी प्रकृति क्या होती है, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर का नोट चाहिए या कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए। आपको सारा के सारा जो लेक्चर है मिल जाएगा। लेक्चर का जो नोट्स है आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपके जो भी डाउट्स होते हैं चैप्टर में, जो भी न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आते हैं या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो आप वहाँ मैसेज कीजिए। आपको अगले दिन एक नया लेक्चर उस टॉपिक पर, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा मैथमेटिक्स हो या सोशल सोशल स्टडी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, 9th 10th कोई भी क्लास, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको नहीं समझ में आता हो तो आप उसमें मैसेज कीजिए। मैं मैं आपको अगले दिन आपको उसको उसका लेक्चर आपको दे दूंगा। या मेरे जो टीममेट हैं, जो टीममेट्स हैं, मनदीप कुमार, आशीष रंजन और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, वे आपको एक प्रॉपर नोट्स, आप प्रॉपर लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आपको करना है यह है कि अगर आपको जो समझ में नहीं आता है तो उसका एक पिक्चर खींचिए। जो चैप्टर समझ में नहीं आता है तो एक पिक्चर कीजिए। पिक्चर खींचकर उस 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 कम्युनिटी चैनल में आपको भेजना है। मैं आपको श्योर करता हूँ कि अगले दिन या 1 या 2 दिन में आपको वह लेक्चर मिल जाएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पर जो आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए। रेगुलर अपडेट आपको वहाँ मिलते रहेगा सब चीज़ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं न्यू लेक्चर। देखिए, कार्बन की बहुमुखी प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, कार्बन रासायनिक रूप से अद्वितीय तत्व होता है। हमने बहुत सारे कार्बन के बारे में देखा। जो 2 लेक्चर आपने अगर देखा होगा तो आपने ये महसूस किया होगा कि कार्बन का कितना अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन का कितना महत्व है हमारे दैनिक जीवन में। क्योंकि हम कार्बन का एक नया चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसे तो हम किसी और में भी कार्बन के छोटा सा पार्ट पढ़ के हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम कार्बन के एक नया चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? और इसका एक, हम जब 11th 12th में जाइएगा तो आपको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, उसमें आपको पूरा कार्बन के बारे में एकदम डिटेल पढ़ाया जाएगा उसमें। तो क्यों ऐसा, क्यों कार्बन को ही क्यों क्यों पढ़ाया जा रहा है, सोडियम को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, या कोई और तत्व है उसको क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? तो इसका हमने रीजन दे रखा है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज है। यह पृथ्वी में बहुत कम है लेकिन फिर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है। हर एक जो चीज़ है, जो वस्तुएं होती हैं और हर एक जो यौगिक होते हैं उन सब में कार्बन किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है, ज़्यादातर चीज़ों में, ठीक है। तो कार्बन का यूज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। देखिए, कार्बन रासायनिक रूप से अद्वितीय तत्व है। यह प्रकृति में स्वतंत्र एवं संयुक्त अवस्था में होता है। स्वतंत्र अवस्था में मैंने बताया था कि यह कोयला के रूप में होता है। संयुक्त अवस्था में यह किस रूप में होता है? संयुक्त अवस्था में यह कार्बोनेट, सल्फाइड, इन सभी चीज़ों में होता है, ठीक है। और स्वतंत्र अवस्था में यह हीरा एवं ग्रेफाइट के रूप में होता है। और संयुक्त अवस्था में यह हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम आदि के रूप में होता है, ठीक है। आगे देखिए, कार्बन के यौगिकों की संख्या अन्य सभी तत्वों के यौगिकों की सम्मिलित संख्या से भी अधिक होता है। यही कारण है यही कारण है कि कार्बन को एक नया चैप्टर हम पढ़ते हैं। कार्बन के बारे में हम एक नया चैप्टर में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो यौगिकों की संख्या है वह अन्य तत्वों के यौगिकों की संख्या से भी अधिक है। जो जितने भी अन्य तत्व हैं उनकी संख्या से भी अधिक होता है कार्बन के यौगिकों की संख्या,
इसीलिए हम कार्बन को एक अलग चैप्टर में पढ़ते हैं। क्लियर है? कार्बन को एक अलग चैप्टर में हम क्यों पढ़ते हैं, इसका इसका समझ में आ गया? क्योंकि कार्बन का यूज हम बहुत जगह देखते हैं। कार्बन का जो यौगिक है वह अन्य तत्वों को अगर हम जोड़ दें, सभी सभी तत्वों को, तो उन सबसे अधिक होता है। केवल कार्बन का, कार्बन यौगिकों की संख्या कितनी होती है? लगभग 3 मिलियन आंकी गई है। इसलिए कार्बन की यह बहुमुखी प्रकृति यही है कहता है। बहुमुखी का मतलब बहुत ज़्यादा इसका यूज है, बहुत ज़्यादा वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, बहुत ज़्यादा इसका प्रकृति है, बहुत ज़्यादा इसका यूज है प्रकृति में। ठीक है? और बहुत सारे रूप में पाया जाता है, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, पेट्रोलियम में हो गया, हाइड्रोकार्बन में हो गया, इन सभी में इसका संयुक्त अवस्था में होता है। और हीरा और ग्रेफाइट में यह स्वतंत्र अवस्था में होता है। ठीक है? आगे देखिए, कार्बन यौगिकों की संख्या अधिक होने का कारण क्या है? क्या कारण है कि कार्बन के जो यौगिक है उसका बहुत ज़्यादा होता है? उसका कारण क्या है? उसका कारण हम अब देखते हैं। उसका कारण पहला है श्रृंखलन। इसको याद कर लीजिएगा, एक एक चीज मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप समझिए और उसको याद कर लीजिए। पहला कारण क्या है? श्रृंखलन मतलब कैटिनेशन। श्रृंखलन मतलब कैटिनेशन। क्यों? देखिए, श्रृंखलन क्या होता है? कार्बन परमाणु में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। कार्बन परमाणु में क्या क्या कार्बन परमाणु का क्या गुण है? कार्बन परमाणु का गुण यह है कि वह खुद के परमाणु के साथ कार्बन का कार्बन के साथ ही आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। इसके इसका गुण होता है इसके कार्बन का। तो इस कारण से अद्वितीय गुण होती है। तो कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन या स्वबंधन या कैटिनीकरण कहते हैं या कैटिनेशन कहते हैं। ठीक है? मतलब कार्बन का अपने ही परमाणुओं के साथ आबंध बनाने का। देखिए, जैसे कार्बन हो गया, एक कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से भी रह सकता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से भी रह सकता है, दो बॉन्ड। और एक कार्बन तीसरे कार्बन से दूसरे कार्बन से 3 बॉन्ड से भी रह सकता है। ठीक है? तो एक यह हो गया, एक यह हो गया और एक नीचे वाला हो गया, 3 बॉन्ड वाला। ठीक है? तो कार्बन का कार्बन से ही बॉन्ड बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। तो इस गुण को कहते हैं हम श्रृंखलन। बाकी जो तत्व होते हैं उनका अपने ही तत्व से आबंध बनाना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन कार्बन का होता है। इसलिए इस गुण को कहते हैं श्रृंखलन या स्वबंधन या कैटिनीकरण। क्लियर है इस डिफिनेशन को? इसके कारण कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर सीधी लंबी श्रृंखला या शाखायुक्त श्रृंखला या बंद श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। अभी सीधी लंबी श्रृंखला क्या होता है? सीधी लंबी श्रृंखला यहाँ देखिए, इस फिगर में। इसमें क्या हो रहा है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, तीसरा कार्बन चौथे कार्बन से आपस में ही आबंध बना रहे हैं। और यह कैसा सीधा है, ना कि शाखा युक्त है। शाखा इसमें नहीं है ना, शाखा इसमें ब्रांच नहीं है, ब्रांच नहीं लगा हुआ है। ब्रांच करने का मतलब इसमें देखिए कि ये जो सेकंड कार्बन है ये वाला, इसके नीचे भी एक ब्रांच लग गया। मतलब मान लीजिए कि यह एक एक टहनी है, एक टहनी में एक और दूसरा टहनी निकल गया, उसको कहते हैं ब्रांच, मतलब शाखा कहते हैं। जैसे पेड़ आपने देखा होगा, पेड़ में आपने देखा होगा कि एक लंबा सा टहनी गया, उसके अंदर भी एक और टहनी निकल गया, बीच से निकल गया ना, उसके अंदर भी एक और टहनी निकल गया। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ब्रांच कहते हैं, शाखा कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे शाखा युक्त। क्यों? क्योंकि देखिए, एक यह जो है, यह तीनों कार्बन क्या सीधी रेखा में जा रहा है, इसको सीधी श्रृंखला कहेंगे। लेकिन इस कार्बन में एक एक ब्रांच निकल गया। तो इस पूरा जो अथी है, पूरा जो अथी है चेन है, क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ब्रांच्ड चेन। और इसको क्या कहेंगे? सीधी सीधी श्रृंखला। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो कार्बन है सीधी है, सीधा है। एक कार्बन दूसरे कार्बन से सीधा में जुड़ा हुआ है, ना कि ब्रांच में जुड़ा हुआ है। ब्रांच में नहीं जुड़ा हुआ है ना, तो इसको सीधी श्रृंखला कहेंगे। और इसको ब्रांच कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक कार्बन के अंदर दूसरा का कार्बन भी जुड़ गया शाखा में, ना कि सीधी सीधी रेखा में नहीं ना। यह सीधी रेखा में ऐसे जाएगा तो सीधी रेखा में ऐसे, लेकिन यह इसके बीच नीचे आ गया, तो यह ब्रांच बन गया। और यह देखिए, एक यह हो गया बंद श्रृंखला। बंद कैसे? देखिए, सारे के सारे जो कार्बन है एक गोलाकार बना रहा है,
गोलाकार नहीं कह सकते इसको, बंद है, लूप लूप बना रहा है, लूप, क्लोज लूप। एक कार्बन दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन चौथा कार्बन पांचवा छठा सब मिलके एक लूप बना रहा है, गोल सा, गोल टाइप का। तो ये कैसा होगा, क्लोज है, बंद है ना, ये सारे बंद है, इसको खुला हुआ है नहीं। और ये जो लाइन दिखाते हैं वो लाइन किसको दिखाते हैं, वो लाइन हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन या किसी किसी और तत्व के साथ जुड़ा होता है, उसको, उस लाइन को दिखाता है। जो लाइन मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन होता है, और यहाँ जो लाइन है यहाँ हाइड्रोजन या कोई भी हाइड्रोजन के अलावा भी कोई कोई तत्व होगा वो जुड़ा रहता है। लेकिन यह क्या बना रहा है, यह लूप बना रहा है ना, क्लोज लूप। तो क्लोज लूप बना रहा है तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम बंद श्रृंखला कहेंगे। और यह सीधी रेखा के बीच में एक एक नीचे ब्रांच बन गया, तो यह क्या हो गया, यह शाखा युक्त हो गया। और यह केवल सीधी रेखा है, सीधी रेखा, कार्बन का सीधी रेखा, कार्बन का सीधी रेखा रहेगा खाली, तो वह होगा सीधी श्रृंखला। कार्बन के सीधी रेखा में एक एक ब्रांच मिल गया तो उसको हम कहेंगे शाखा युक्त श्रृंखला। और कार्बन का एक लूप होगा, गोल मतलब क्लोज लूप होगा, क्लोज, बंद, बंद है ना ये, बंद है तो इसको कहेंगे हम बंद श्रृंखला। तो यही तीनों कारण होता है, यही तीनों जो आप देख रहे हो, यही तीन कारण है कार्बन का यौगिक की संख्या बहुत ज्यादा होता है। कार्बन जो होता है अपने ही बॉन्ड, अपने ही परमाणु के साथ, कार्बन खुद के कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन के साथ, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ इतना ज्यादा वो बंधन बनाता है ना, बंधन कर सकते हैं उसको। और क्या, श्रृंखलन कर सकते हैं, स्वबंधन कर सकते हैं, कैटिनीकरण कर सकते हैं, बॉन्ड कर सकते हैं हम। तो यह सब में खुद खुद से ही जुड़ने की इसकी कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है इसमें खुद से जुड़ने का। तो कैसे, एक सीधी रेखा में जुड़ सकता है, ब्रांच बना के जुड़ सकता है, और एक बंद श्रृंखला में जुड़ सकता है। तो ये जैसे तैसे करके जुड़ जाता है। तो इस गुण को हम कहते हैं श्रृंखलन। क्या कहते हैं, श्रृंखलन, मतलब खुद के साथ जुड़ रहा है तो उसको श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन कार्बन आबंध अधिक प्रबल एवं अस्थायी होता है, और प्रबल भी होता है और अस्थायी भी होता है। ठीक है, आगे देखिए, अब बहु आबंध बनाने की क्षमता। मैंने अभी पहला देखा हमने, श्रृंखलन में क्या था, खुद के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। लेकिन अब दूसरा देखिए, बहु आबंध बनाने की क्षमता क्या होती है कार्बन का। कार्बन के परमाणु आपस में तथा दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ एक ही या त्रि आबंध से जुड़ सकते हैं। एकल बंधन, द्विबंधन या ट्रिपल बंधन बंधन, यह तीन तीन तरीके से जुड़ सकता है अपने ही परमाणुओं के साथ या दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस फिगर में, यहाँ पर कितने बंधन बन रहे हैं इसमें, इसमें कितने बंधन बन रहे हैं, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बंधन बन रहा है। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंधन बन रहा है ना। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तीन लाइन है तो तीन ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन मतलब दो अलग अलग तत्व के साथ, वही बोल रहा है कि दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ भी सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं बहु आबंध। तो उस गुण को हम कहते हैं बहु आबंध बनाने की क्षमता। या सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में। फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है। तो क्या हो रहा है, कार्बन जो होता है अपने तत्व के साथ तो बनाने की क्षमता होती ही है, दूसरे तत्व के साथ भी सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में इसको बनाने की क्षमता होती है कार्बन की। तो इस यही सब कारण है कि कार्बन की बहुमुखी प्रकृति होती है। कार्बन की यौगिकों की संख्या बहुत ज्यादा होता है। पहला हमने देखा कि वह सीधी श्रृंखला बना सकता है, शाखा युक्त भी बना सकता है, और बंद श्रृंखला भी बना सकता है। यह तीन कारण हमारा श्रृंखलन में था। और क्या था बहुआबंध वाला में, कि वह सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, ट्रिपल आबंध, एक आबंध, द्वि आबंध, ये सारे बना सकते हैं। ठीक है, यह हो गया हमारा दूसरा गुण कार्बन का।
यही गुण के कारण है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक कार्बन से जुड़े कार्बन के यौगिक को हम संतृप्त यौगिक कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन या दूसरे किसी यौगिक के दूसरे किसी तत्व के साथ एक कार्बन बनता है, एक कार्बन, जैसे इन तीनों में हम देख रहे होंगे, इन तीनों में एक एक कार्बन बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं संतृप्त यौगिक। अगर दो या दो से अधिक बनेगा तो उसको हम कहेंगे असंतृप्त यौगिक। दो या दो से अधिक अगर बनेगा, थ्री कार्बन से जुड़े कार्बन के यौगिकों को हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सिंगल बॉन्ड बनेगा तो संतृप्त रहेगा, बाकी ये सारे के सारे क्या है, असंतृप्त यौगिक हैं। असंतृप्त मतलब असंतृप्त, असंतृप्त क्यों कहते हैं, इसको क्यों कहते हैं और इसको संतृप्त क्यों कहते हैं? संतृप्त का मतलब कि इसका जो जो बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है 8 को पूरा करने का, वो पूरा हो जाता है। ये डबल बॉन्ड वाला में और ट्रिपल बॉन्ड वाला में पूरा नहीं होता है, नहीं होता है, इसीलिए इसको 3-3 बॉन्ड या 2-2 बॉन्ड लगाते हैं पूरा करने के लिए। लेकिन इसीलिए इसको हम असंतृप्त कहते हैं और सिंगल बॉन्ड वाले को हम संतृप्त कहते हैं। ठीक है, इसको कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3-3 बॉन्ड लगा दिया तो हम असंतृप्त कहेंगे। डबल बॉन्ड लगा दिए तो असंतृप्त कहेंगे। तो कार्बन को किसी और के साथ भी जुड़ना पड़ेगा इसको संतृप्त करने के लिए। ठीक है, अब देखिए चतुसंयोजता, दो गुण हमने देख लिया। अब देखिए चतुसंयोजता, कार्बन का संयोजता 4 होता है, तो 4 होता है तो यह इसका यह भी एक गुण है कि चार चार संयोजता है, तो कार्बन के परमाणुओं, कार्बन की चतुसंयोजता के कारण कार्बन के परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं के साथ कुछ अन्य तत्वों के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ सकता है। अब इसको समझते हैं। देखिए, कार्बन के 4 संयोजकता है, तो यह 4 लोगों से आसानी से यह जुड़ सकता है। 4 लोगों से यह आसानी से जुड़ सकता है, तो इसका यौगिक बनाने की क्षमता बढ़ गया ना, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, क्योंकि 4 लोगों से यह जुड़ सकता है। तो यह 4 अन्य तत्वों के साथ जुड़ सकता है, जैसे यहाँ कुछ और ले लीजिए, यहाँ फ्लोरीन ले लीजिए, यहाँ क्लोरीन ले लीजिए, यहाँ ब्रोमीन ले लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन ले लीजिए। तो इसका क्या हो गया, यह 4 संयोजकता है, तो 4 लोगों के साथ यह आसानी से जुड़ सकता है। यह सहसंयोजक बंध बना सकता है 4 लोगों के साथ, अन्य तत्वों के साथ। ठीक है, तो और कार्बन का आकार छोटा होने के कारण इसके द्वारा बने यौगिक अस्थायी होते हैं। कार्बन का आकार कैसा होता है, छोटा होता है, इसके द्वारा जो यौगिक बनता है वह कैसा होता है, अस्थायी होता है। तो हिला डुला नहीं सकते, यह स्थिर रहता है, मतलब तो हम तोड़ नहीं सकते जल्दी, अस्थायी होता है। ठीक है, तो यह भी एक रीजन है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, कि इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, इसीलिए। अब देखिए समावयवता, कार्बन के यौगिक जो होते हैं समावयवता प्रदर्शित करते हैं, मतलब आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। ये भी एक रीजन है। अब आइसोमेरिज्म को हम एक अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे बाद में। अभी बस हम गुण बता रहे हैं, तो गुण में ये भी होता है समावयवता भी, कार्बन के यौगिक में समावयवता प्रदर्शित करता है। समावयवता क्या होता है कि कार्बन कार्बन जो होता है ये बहुत ज्यादा समावयवी होते हैं, या इसको हम नामकरण जब पढ़ेंगे ना तो अब हम अच्छे से इसको देखेंगे। ठीक है, अभी बस इसको याद कर लीजिए समावयवता क्या होता है। तो अब देखिए, यह 4 नियम हमने देख लिया। 4 से कार्बन के इतने सारे यौगिक क्यों होते हैं? पहला कारण क्या है, पहला कारण है श्रृंखलन। दूसरा कारण क्या है, बहुआबंध बनाने की क्षमता। बहुआबंध बनाने की क्षमता मतलब द्विबंध, त्रिबंध और सिंगल बॉन्ड बनाता है। अपने साथ तो बनाता ही है, दूसरों के साथ भी बनाता है। और तीसरा क्या है, 4 संयोजकता होता है इसका। 4 संयोजकता होता है तो 4 अलग अलग लोगों के साथ ये जुड़ सकता है। और चौथा क्या है, चौथा क्या है, समावयवता। इसको इसको कार्बन के जो यौगिक होते हैं वो समावयवी होते हैं, समावयवी होते हैं। समावयवी को हम आगे अच्छे से देखेंगे। आगे देखिए, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बन के 2 विशिष्ट गुणधर्म, श्रृंखलन एवं चतुसंयोजकता के कारण इसके जो यौगिक होते हैं वो विशाल संख्या में होते हैं। यह हमने अभी पीछे देखा था। ठीक है, मूल रूप से कार्बन के यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है।
जो कार्बनिक के यौगिक होते हैं, कार्बन के जो यौगिक होते हैं वो प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्राणी जगत से यूरिया हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया इत्यादि, एवं वनस्पति जगत से कार्बोहाइड्रेट, वनस्पति तेल, गोंद हो गया, इत्र हो गया इत्यादि से प्राप्त किया गया था। ऐसा समझा जाता है कि कार्बन यौगिक केवल जैव पदार्थों में ही पाए जाते हैं। इसी आधार पर वर्जिलियस ने यह कल्पना की कि कार्बन यौगिकों का निर्माण एक महान शक्ति के प्रभाव से होता है और बिना उस शक्ति के इसका निर्माण संभव नहीं है। वर्जिलियस के उपयुक्त कथन को जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। यह पूछता उतना नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा एक बार इसको कि वर्जिलियस वर्जिलियस के सिद्धांत के बारे में पूछता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कल्पना किया था कार्बन यौगिक का निर्माण एक महान शक्ति के प्रभाव से होता है और बिना उस शक्ति के इसका निर्माण संभव नहीं है। इसका कथन हम क्या कहते हैं, जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। 1828 में वर्जिलियस के शिष्य फ्रेडरिक बोहलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित कर दिया था। वर्जिलियस का जो शिष्य था वह फ्रेडरिक बोहलर था। उसने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर उसे असत्य कर दिया था। कैसे? क्योंकि वर्जिलियस का कहना था कि जो जो कार्बन का पदार्थ बनते हैं, यौगिक बनते हैं, वह कैसे बनते हैं, प्राकृतिक रूप से बनते हैं। सारे के सारे जो पदार्थ बनते हैं, यौगिक बनते हैं, वो प्रकृति में मिलते हैं सारे के सारे। लेकिन फ्रेडरिक बोहलर ने अमोनिया साइनेट से यूरिया बना दिया। अमोनिया साइनेट क्या होता है? यह कृत्रिम रूप से बनाया। जो यूरिया है वह कैसे बनाया? कृत्रिम रूप से बनाया, न कि प्राकृतिक से रूप से। कृत्रिम रूप से बनाया था, कृत्रिम रूप से बनाया तो उसको असत्य कर दिया ना साबित। वर्जिलियस को असत्य साबित कर दिया, उसके शिष्य ने वर्जिलियस के शिष्य ने उसको असत्य साबित कर दिया। कैसे? अमोनिया साइनेट से यूरिया बना दिया। अमोनिया साइनेट क्या है? एक यौगिक, पहले एक मतलब कृत्रिम रूप है, कृत्रिम रूप से यौगिक बना दिया, ना कि यह प्राकृतिक रूप में होता है। अमोनिया साइनेट क्या होता है? एक खाद का रूप है। तो इससे एक यूरिया बनाया, जिससे वह वर्जिलियस के जो सिद्धांत था उसको असत्य साबित कर दिया। देखिए इसका जो रिएक्शन है कैसे, यहाँ पर देखिए, अमोनियम साइनाइड NH4CnO को जब गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है? यूरिया बनता है, NH2CO NH2। ठीक है, कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या होने के कारण का अध्ययन जो हम करते हैं किसमें? कार्बनिक रसायन। हमने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नामक एक चैप्टर एथी होता है, सब्जेक्ट होता है। जब 11th-12th में जाइएगा ना तो आपको मिलेगा। कार्बनिक रसायन का एक चैप्टर सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको कार्बन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखिए कार्बन यौगिकों के सूत्र कैसे हम निकालते हैं। कार्बन यौगिकों के हम सूत्र कैसे निकालते हैं? देखिए कार्बन यौगिकों के 5 प्रकार के होते हैं। रासायनिक सूत्र कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। एक कैसा, देखिए पहला हो गया आणविक मतलब मोलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, तीसरा संरचना सूत्र, चौथा युक्ति सूत्र और पांचवा त्रिविम सूत्र। दिस इज 5 फॉर्मूला ऑफ कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक के 5 रासायनिक सूत्र हैं। ठीक है, कौन कौन? आणविक सूत्र हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र हो गया, संरचना सूत्र हो गया, युक्ति सूत्र हो गया और त्रिविम सूत्र। अब आणविक सूत्र के बारे में देखते हैं। इन सबको पांचों को हम डिटेल में देखेंगे। आणविक सूत्र पहले देखते हैं कैसा होता है, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला। किसी कार्बनिक यौगिकों के एक अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाने वाले सूत्र को हम आणविक सूत्र कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मेथेन हो गया। मेथेन में क्या कर रहा है? किसी कार्बनिक यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी तत्वों या तत्वों के परमाणुओं की संख्या। देखिए मेथेन में कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितना है? 4 है। तो यह कार्बनिक यौगिक क्या है? CH4 एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक कौन सा? आणविक सूत्र इसका। तो कार्बनिक यौगिक का आणविक सूत्र क्या हो गया? मेथेन हो गया कार्बनिक यौगिक। इसका आणविक सूत्र क्या है? इसका आणविक सूत्र जो है CH4 है। CH4 में
तत्वों की संख्या कौन कौन से तत्व है? कार्बन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। कार्बन की संख्या कितना है? 1। हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 4। तो इसकी परमाणुओं की संख्या बता रहा है ना, तत्वों के परमाणुओं की संख्या बता रहा है। तो इसे हम कहते हैं आणविक सूत्र। ठीक है। किसी कार्बनिक यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं, एक अणु कौन सा हो गया? CH4। इसमें परमाणुओं की संख्या कौन कौन है? कार्बन के 1 है और हाइड्रोजन के 4 है। कार्बन एक तत्व हो गया, हाइड्रोजन एक तत्व हो गया। कार्बन के तत्व की परमाणुओं की संख्या कितनी है? कार्बन तत्व की परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन तत्व की परमाणु संख्या कितना है? 4 है। तो इस यह क्या दिखा रहा है? यह आणविक सूत्र दिखा रहा है। इसको हम कहते हैं आणविक सूत्र। ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन को बिंदुओं द्वारा दर्शाते हैं। बिंदुओं द्वारा अगर दिखाएंगे ना, तो मतलब जैसे बॉन्ड है, इसमें देखिए, ये जो बॉन्ड देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, इन सब के बीच में कैसे हम दर्शा रहे हैं? इसके जो बंधन है, सहसंयोजक बंधन है, उसको हम कैसे दर्शा रहे हैं? उसको हम बिंदुओं को, बिंदु या क्रॉस के द्वारा दर्शा रहे हैं। दिखा रहे हैं ना, बिंदु या क्रॉस के द्वारा। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। ये जो क्रॉस हो गया और बिंदु हो गया, वह क्या है? वह इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। ये जो क्रॉस है और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। कार्बन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इन दोनों मिलकर क्या बना है? साझा बना रहा है, सहसंयोजक बंधन बना रहा है। सहसंयोजक बंधन किसके द्वारा बन रहा है? इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके। कैसे? क्रॉस और बिंदु के रूप में। क्रॉस और बिंदु के रूप में जब दिखाएंगे, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कहते हैं। ठीक है। तो समझ में आ गया? जब सहसंयोजक बंधन को बिंदुओं या क्रॉस के रूप में अगर दिखाएंगे, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। अब देखिए संरचना सूत्र। संरचना सूत्र में क्या होता है कि वो जो CH4 हमने देखा था, उसको हम एक संरचना में दिखाएंगे। संरचना में मतलब एक डिजाइन बना के, कैसे किसी चीज का डिजाइन देखते हो आप, बिल्डिंग का, किसी और चीज का, तो उसी को हम डिजाइन, मतलब वही CH4 है, जो CH4 का हम डिजाइन के रूप में दिखाएंगे। मतलब किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था दिखाने वाले सूत्र को। व्यवस्था कैसे दिखाएंगे? देखिए, इसमें दो परमाणुओं के बीच के बंधन के इलेक्ट्रॉन को एक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे इसमें देखिए, हमने CH4 देखा था, मेथेन को। CH4 मेथेन हो गया। तो इसमें देखिए कार्बन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। कार्बन के एक एक परमाणु है, हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब सभी कार्बन को दे देगा। 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में होता है कार्बन के। तो एक 4 हाइड्रोजन भी है, तो चारों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, कहने का मतलब क्या कि एक एक बंधन बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो एक बंधन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो एक बंधन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक बंधन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो एक बंधन बन गया। तो ऐसे हम संरचना के रूप में दिखा दिए। या किस रूप में? संरचना के रूप में। एक लाइन द्वारा दर्शा रहे हैं। दिखा रहा है ना, बंधन को एक लाइन द्वारा दर्शा रहे हैं, ना कि बिंदु द्वारा। इसमें कैसे दर्शा रहे थे? इसमें बिंदु द्वारा दर्शा रहे थे। बिंदु द्वारा, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कहेंगे। इसको हम डायरेक्ट सूत्र लिख दिए, तो हम मेथेन का डायरेक्ट सूत्र लिख दिए। और सूत्र में क्या दिखा रहा है? तत्वों के परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो कार्बन तत्व की परमाणु संख्या 1 है, और हाइड्रोजन तत्व की परमाणु संख्या कितना है? 4 है। तो इसको हम आणविक सूत्र कहेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक सूत्र में बिंदु द्वारा दर्शाते हैं, और संरचना सूत्र में हम एक लाइन द्वारा दर्शाते हैं, मतलब उसको डिजाइन देते हैं, सजावट व्यवस्था बनाते हैं सूत्र को। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करेगा, तो डबल बॉन्ड बनेगा दो दो एथी के बीच में। अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन को बंटवारा करेगा, तो तीन तीन बॉन्ड बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो एक ही बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन का अगर हो गया, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में संरचना कैसे बनेगा? तीन तीन का। कार्बन नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन देता है, और नाइट्रोजन जो है कार्बन को 3 इलेक्ट्रॉन देता है। मतलब तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो समझ में आ गया इसको कैसे दर्शाते हैं हम संरचना सूत्र को? ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए युक्ति सूत्र। युक्ति सूत्र मतलब रेशनल फॉर्मूला।
संरचना सूत्र के संक्षिप्त रूप को युक्ति सूत्र कहते हैं। इसका ये जो संरचना सूत्र हम देखें अभी, ये वाला, ये जो संक्षिप्त रूप होता है, इसके संक्षिप्त रूप को हम कहते हैं युक्ति सूत्र। देखिए, जैसे एथेनॉल हो गया, एथेनॉल को हम कैसे देखा रहे हैं? एथेनॉल को हम लिखते हैं CH, एथेनॉल है ना, तो CH3 CH2 OH का आणविक सूत्र ऐसा होता है। आणविक सूत्र हम डायरेक्ट दिखा दिए एक सूत्र के रूप में, इसको हम आणविक सूत्र कहेंगे। जो दिखा दिए इसको हम आणविक सूत्र लिख दिए। इसी को लाइन द्वारा दिखा दिए, मतलब हम संरचना द्वारा दिखा दिए संक्षिप्त रूप में, तो इसको हम युक्ति सूत्र कह देंगे। ठीक है, देखिए एथेनॉल का यहाँ पर दिया हुआ है CH3COOH। एथेनॉल है ना, मैंने लिख दिया किसका? एथेनॉल है तो CH3CH2OH होता है ना। यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, ये एथेनॉल का नहीं है, ये तो एथेनोइक अम्ल हो गया। ये है एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र, इसका ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, CH3CH2OH होता है, एथेनॉल में OH होता है, OH। ठीक है, तो देखिए यह कार्बन है, जो यह तीन तीन हाइड्रोजन को दे दिया एक एक इलेक्ट्रॉन, और एक कार्बन जो होता है एक और कार्बन के साथ जुड़ गया इस कार्बन के साथ, तो इसका चार, इसका चार पूरा हो गया ना। तीन जो दे दिया हाइड्रोजन को दे दिया, और एक दे दिया कार्बन को, तो चार पूरा हो गया। अब देखिए यह जो इधर इधर CH2 है, इसमें देखिए डायरेक्टली, उसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो यह जो कार्बन है हमारा, एक इसको दे दिया इलेक्ट्रॉन, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तीन हो गया, और एक इस कार्बन को दे दिया, चार इसका पूरा हो गया ना, चार से होता है चार पूरा हो गया। ये जो कार्बन है हमारा, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, यहाँ पर इसको दे दिया, और एक इसको दे दिया ऑक्सीजन को, और एक इसको हाइड्रोजन को दे दिया, तो इसका भी चार पूरा हो गया। अभी ऑक्सीजन का आ गया, ऑक्सीजन एक इस कार्बन को दे दिया, और एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, तो इसका ऑक्सीजन का भी दो पूरा हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो, एक इस कार्बन को दे दिया और एक इस हाइड्रोजन को दे दिया, और हाइड्रोजन का एक ही चाहिए होता तो एक इसको मिल गया। क्लियर है ना? इसको हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, मतलब इसको हम युक्ति सूत्र कहते हैं। संरचना सूत्र को हम संक्षिप्त रूप में लिख रहे हैं तो उसको युक्ति सूत्र कहते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे दर्शा दिए। अब देखिए त्रिविम सूत्र क्या होता है? त्रिविम सूत्र संरचना सूत्र को जब आकृति में दर्शाया जाता है, मतलब 3D में दिखाएंगे, 3D में, 3 डायमेंशनल मतलब 3D में दिखाएंगे संरचना सूत्र को, 3D में दिखाएंगे। देखिए यह कैसा रूप में है, यह मीथेन मीथेन इसको हम 3D में दिखाए ना, एक ऊंचाई हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। यह किस रूप में हो गया? यह एक तीन डायमेंशनल हो गया ना, 3 डायमेंशनल के फॉर्म में हो गया ना। 3 डायमेंशनल के रूप में दिखाएंगे तो उसको हम कहते हैं त्रिविम सूत्र। ठीक है, तीन अलग अलग डायमेंशन, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई के रूप में दिखा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं त्रिविम सूत्र। त्रिविम सूत्र, ठीक है। युक्ति सूत्र समझ में आ गया? संरचना सूत्र समझ में आ गया? और इलेक्ट्रॉनिक सूत्र जब बिंदु और क्रॉस द्वारा दिखाएंगे, और आणविक सूत्र जब डायरेक्ट हम उसका सूत्र, रासायनिक सूत्र लिख देंगे। और रासायनिक सूत्र लिखने का मतलब क्या है कि उसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बताता है, तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, यह 5 आपको समझ में आ गया? यह 5 आणविक सूत्र हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र हो गया, संरचना सूत्र हो गया, युक्ति सूत्र हो गया, त्रिविम सूत्र हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे, या आप कम्युनिटी चैनल में ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप के, आपको सारा नोट्स मिल जाएंगे। पढ़ाई करते रहिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।